व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वार्षिक परीक्षा में अंतर वाले प्रश्न विज्ञान में आते ही हैं। तो अंतर वाले जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं वह हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। या कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता, उदाहरण सहित बताइए, या फिर रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित बताइए। तो ऐसा भी आता है। तो यदि भौतिक परिवर्तन वाला प्रश्न आता है तो भौतिक परिवर्तन वाला भाग आपको लिखना है, और रासायनिक परिवर्तन वाला प्रश्न आता है तो रासायनिक परिवर्तन वाला भाग आपको लिखना है। आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो हम देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। और इस प्रकार से यदि आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो पहला अंतर है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर है, भौतिक परिवर्तन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन इसमें नया पदार्थ बनता है। तीसरा अंतर है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जैसे लकड़ी से बुरादा बनना, और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही बनना। तो एक बार फिर से देख लेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे दूध से दही बनना। इसके बाद जो अगला अंतर वाला प्रश्न है वह है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो मिश्रण और यौगिक में हम अंतर लिखेंगे। पहला अंतर है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। इसके बाद दूसरा अंतर है, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे, इसमें घटकों के गुण विद्यमान नहीं होते। इसके बाद तीसरा अंतर है, मिश्रण में हम लिखेंगे, इसे घटक पदार्थों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में लिखेंगे, इसे घटक तत्वों के में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर से देख लेंगे। मिश्रण में हम लिखेंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं और इसे घटक पदार्थों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जबकि यौगिक में हम लिखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है, इसमें घटकों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं और इसे घटक तत्वों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला और वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आता ही है यह प्रश्न, वह है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखेंगे। तो पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। पादपों मतलब पौधों में। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। तो बहुत ही आसान अंतर है। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। इसके बाद पादप कोशिका में हम लिखेंगे, इसमें हरित लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका में इसमें हरित लवक नहीं होता। इसके बाद तीसरा अंतर है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में हम लिखेंगे, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। इसके बाद अगला जो चौथा अंतर है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है।
एक बार फिर से देख लेंगे। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जबकि जंतु कोशिका में हम लिखेंगे जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, इसमें हरित लवक नहीं होता है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद जो अगला अंतर है वह है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो अंतर हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। पहला अंतर है इसका आकार छोटा होता है जबकि इसका आकार बड़ा होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका इसका आकार छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। दूसरा अंतर है इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है जबकि इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तीसरा अंतर है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं जबकि इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। एक बार फिर से देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक में इसका आकार छोटा होता है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में हम लिखेंगे इसका आकार बड़ा होता है, इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसके बाद जो अगला अंतर है वह है चाल और वेग में अंतर। ठीक है, चाल और वेग में अंतर। तो ये लिखेंगे हम। सबसे पहले चाल में लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जबकि वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। इसके बाद दूसरा है चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। तीसरा है वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है जबकि वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चौथा है हम चाल का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, जबकि वेग में हम लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो ये इनका सूत्र है। इस अंतर के साथ आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। और यदि एग्जाम में चाल या वेग की परिभाषा आती है, चाल किसे कहते हैं आता, तो भी आप यहाँ लिख दोगे। चाल वाला भाग जो पूरा आप लिख दोगे तो पूरा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार वेग किसे कहते हैं और इसका सूत्र बताइए, तो आप पूरा ये वाला भाग लिख दोगे तो आपका यह क्वेश्चन पूरा सही होगा। एक बार फिर से देख लेंगे। चाल में किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इस प्रकार अंतर वाले प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। हमने कुल 5 क्वेश्चन तैयार करे हैं अंतर वाले। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 100%। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।